कौन कौन से मूवमेंट्स देखने को मिले। साथ में हम ये भी जानेंगे कि हमारे देश के लोगों में नेशनलिज्म कैसे फैला, मतलब अपने देश के प्रति प्यार और देशभक्ति की भावना कैसे पैदा हुई। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट टॉपिक है हमारा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है 1914 से। 1914 में कई बड़ी बड़ी पावर्स आपस में लड़ रही थी। एक तरफ थी अलाइड पावर्स और दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में आते थे ये सारे नेशंस और सेंट्रल पावर्स में आते थे ये सारे नेशंस। इसी लड़ाई को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बोला गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वॉर में ब्रिटेन एक मेजर पार्टिसिपेंट था जो कि इस वॉर को लड़ रहा था। हमारी इंडिया के इस वॉर से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी इस वॉर का इम्पैक्ट हमारी इंडिया के ऊपर भी पड़ रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय पर हम ब्रिटेन की ही कॉलोनी थे, मतलब ब्रिटेन हमारे ऊपर कब्जा किए हुए था। अब चूंकि ब्रिटेन वॉर लड़ रहा था, इसलिए इस वॉर का इम्पैक्ट हमारी इंडिया के ऊपर भी पड़ रहा था। अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, आइए जानते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटेन अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा था, जिसके लिए वो इंडिया में कस्टम ड्यूटीज बढ़ा देता है, साथ में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर देता है ताकि वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके वॉर का खर्चा मैनेज कर पाए। सेकंड, वॉर की वजह से इंडिया के अंदर हर एक आइटम के प्राइजेस लगभग डबल हो गए थे। थर्ड, इंडियन लोगों को जबरदस्ती ब्रिटिश आर्मी में भर्ती किया जा रहा था ताकि उन्हें ब्रिटेन की तरफ से वॉर लड़ने भेजा जा सके। फोर्थ, उसी टाइम पीरियड में लोगों की फसलें भी खराब हो गई थी, जिस वजह से इंडिया में एक्यूट फूड शॉर्टेज देखने को मिल रही थी, मतलब खाने की बहुत कमी देखने को मिल रही थी। फिफ्थ, ड्यूरिंग दिस वॉर टाइम इंडिया में एक एपिडेमिक भी फैल रहा था जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इससे भी कई सारे लोगों की जानें चली गई थी। अगर हम 1931 के सेंसस को देखें तो करीब 13 मिलियन लोगों की जानें चली गई थी इसी फेमाइन और एपिडेमिक के चलते। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो इस समस्याओं के दौर में लोगों को जरूरत थी एक ऐसे व्यक्ति की जो ब्रिटिश रूल के हो रहे अत्याचारों से उन्हें बचा सके और उनके अगेंस्ट में आवाज उठा सके। फाइनली जनवरी 1915 में एंट्री होती है महात्मा गांधी जी की, जो कि साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटते हैं। महात्मा गांधी अपने साथ एक आइडिया लेकर आते हैं जो कि था आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये आइडिया था नॉन वायलेंस का। गांधी जी का मानना था कि हमें जो भी लड़ाई लड़नी चाहिए वो विदाउट वेपन लड़ी जानी चाहिए, सत्य की राह पर चलकर और शांतिपूर्ण तरीके से। गांधी जी वायलेंस यानी कि हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। गांधी जी सत्याग्रह के आइडिया को इंडिया आने से पहले 1906 में साउथ अफ्रीका में भी प्रैक्टिस कर चुके थे, जहां उन्हें इस आइडिया की वजह से काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले थे। सिमिलरली जब गांधी जी इंडिया आते हैं तो वे इंडिया में भी सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। बेसिकली 3 जगहों पर सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें से पहला सत्याग्रह मूवमेंट था चंपारण बिहार में, जो कि 1917 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें गांधी जी पीजेंट्स को इंस्पायर करते हुए इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट में आवाज उठाते हैं। दूसरा सत्याग्रह मूवमेंट था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। ये भी 1917 में ही किया गया था, जिसमें गांधी जी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के किसानों को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वे टैक्स नहीं भर पा रहे थे। तीसरा सत्याग्रह मूवमेंट था अहमदाबाद में, जो कि 1918 में किया था। इसमें गांधी जी कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वर्कर्स की वेजेस बहुत कम थी, तो वर्कर्स की वेजेस बढ़ाने के लिए ये मूवमेंट किया गया था। तो ये 3 अलग अलग सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किए गए थे गांधी जी के द्वारा। शुरुआत के 2 पीजेंट्स के लिए थे और तीसरा वर्कर्स के लिए था, और ये तीनों ही मूवमेंट सक्सेसफुल रहे थे। तो ये सब देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को गुस्सा आ जाता है और वो एक लॉ पास करती है जो कि था रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था, आइए जानते हैं। If you're 17 or 18 right now, you are sitting on the biggest opportunity of your life. While every रॉलेट एक्ट पास किया गया था 1919 में, जिसे पास किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उस समय की ब्रिटिश पार्लियामेंट थी इंडिया के अंदर। इस एक्ट की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी इनॉर्मस पावर मिल गई थी। इस लॉ के हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करता पाया जाता था तो उसे गवर्नमेंट बिना ट्रायल के सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। ये लॉ इतना हार्श था कि इसे ब्लैक लॉ भी बोला जाता था। तो इसी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को
अपना सत्याग्रह लॉन्च करते हैं ताकि वो इस लॉ को अपोज कर पाए। ये सत्याग्रह नेशन वाइड सत्याग्रह था, मतलब ये जो सत्याग्रह था वो पूरी कंट्री के लिए था। तो इस मूवमेंट की शुरुआत स्ट्राइक यानी कि हड़ताल के साथ होती है। इस मूवमेंट के सपोर्ट में कई सारे लोग सड़कों पर आ जाते हैं, दुकानों को बंद कर दिया जाता है और रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं और साथ में रैलीज भी ऑर्गेनाइज होने लगती हैं। ये सब देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि जल्द से जल्द इन्हें कंट्रोल करना होगा, जिसके लिए कई लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और तो और गांधी जी को भी दिल्ली जाने से रोक लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ तक सिचुएशन वॉयलेंट नहीं हुई थी, मतलब दंगा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। लेकिन 10 अप्रैल को सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो जाती है। क्या होता है, 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेसन के ऊपर पुलिस फायर कर देती है, मतलब एक शांतिपूर्ण जुलूस के ऊपर गोली चला देती है। ये सब देखकर जनता को गुस्सा आ जाता है और वे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला कर देते हैं। अब ये सब देखकर गवर्नमेंट तो शांत नहीं रहेगी, तो गवर्नमेंट अमृतसर में मार्शल लॉ लगा देती है। मार्शल लॉ मतलब अब पावर मिलिट्री के पास आ गई थी और उस समय पर उस एरिया की मिलिट्री की कमांड थी जनरल डायर के पास। अब देखो क्या होता है, 13 अप्रैल का दिन था। इस दिन जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला लगा हुआ था, इसलिए कई सारे लोग मेला मनाने के लिए बाग में इकट्ठे हुए थे। ये लोग इनोसेंट थे, इनमें से ज़्यादातर को तो ये पता ही नहीं था कि अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। ये तो खुशी खुशी बैसाखी का मेला मना रहे थे, पर इनकी खुशी जनरल डायर को मंजूर नहीं थी। जनरल डायर आता है अपनी मिलिट्री के साथ और बाकी सारे एग्जिट पॉइंट्स को बंद करवा देता है और ओपन फायर का ऑर्डर दे देता है इन मासूम लोगों के ऊपर, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल मारे जाते हैं। इस इंसिडेंट को जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जाना गया। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। नॉर्थ इंडिया के कई सारे शहरों में वायलेंस होने लगता है, लोग रोड्स पर उतर आते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और बिल्डिंग्स के ऊपर हमला कर देते हैं और क्लशेस होने लगते हैं। ये सब देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी और ब्रूटली रिप्रेशन करने लगती है, मतलब इन्हें मारने पीटने लगती है। कुल मिलाकर सिचुएशन जो थी वो पूरी तरीके से वॉयलेंट हो गई थी। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि वॉयलेंस हो। ये सब देखकर गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट को, जो कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में लॉन्च किया था, उसे कॉल्ड ऑफ कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं। लेकिन अब गांधी जी को ये समझ में आ जाता है कि ये छोटे मोटे मूवमेंट करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि एक बड़ा मूवमेंट करने की ज़रूरत है। और ये तभी पॉसिबल है जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ आएंगे, तभी मूवमेंट ब्रॉड लेवल पर होगा। अब हिंदू और मुस्लिम एक साथ कैसे आते हैं, आइए जानते हैं। देखो क्या था, उस समय पर जो इंडियन मुस्लिम थे वो खिलाफत इशू पर काम कर रहे थे। अब ये खिलाफत इशू क्या था, देखो हमने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक तरफ थी अलाइड पावर्स और दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स इस वॉर को हार गई थी। तो अगर आप नोटिस करोगे तो इन हारे हुए नेशंस में एक नेशन ऑटोमन एम्पायर भी था। तो इस ऑटोमन एम्पायर का जो राजा था वो था खलीफा। अब खास बात क्या थी कि जो खलीफा था उसकी सारे मुस्लिम्स रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि खलीफा जो था वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का हेड था। अब सारे मुस्लिम्स दुखी थे क्योंकि उनका स्पिरिचुअल हेड वॉर हार गया था। साथ में ऐसे रूमर्स भी फैल रहे थे कि ब्रिटेन जो है वो जीतने के बाद अब खलीफा के ऊपर एक खास पीस ट्रीटी भी इम्पोज करने वाला है। तो इस बात से मुस्लिम्स और ज़्यादा दुखी थे। इसीलिए जितने भी मुस्लिम्स थे वो खलीफा को डिफेंड करने के लिए खिलाफत मूवमेंट कर रहे थे अलग अलग जगहों पर। आया समझ में? तो गांधी जी को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है हिंदू और मुस्लिम्स को एक करने की। अगर हम इंडिया को देखें तो मार्च 1990 में बॉम्बे में भी एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी खलीफा को डिफेंड करने के लिए। ये इंडिया के कई यंग मुस्लिम लीडर्स के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें दो मेन लीडर थे जिन्हें अली ब्रदर्स बोला जाता है, जो कि थे मोहम्मद अली और शौकत अली। तो गांधी जी और इनके बीच में मास एक्शन को लेकर डिस्कशन होता है। अब दोनों ही कम्युनिटी को लड़ना ब्रिटिशर्स से ही था। एक रीज़न था स्वराज का और दूसरा रीज़न था खिलाफत इशू का। तो मोहम्मद अली और शौकत अली कहते हैं कि अगर ये दोनों कम्युनिटी साथ आ गई तो खिलाफत इशू भी सॉल्व हो जाएगा और स्वराज के लिए भी एक ब्रॉड मूवमेंट होगा। गांधी जी ने कहा कि ये सही है, ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, यही तो मैं चाहता हूँ। इसके बाद फाइनली सितंबर 1920 में कोलकाता में कांग्रेस का एक सेशन होता है, जहाँ गांधी जी अदर लीडर्स को भी कन्वेंस कर लेते हैं साथ में एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए, जो कि था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए सारे हिंदू और मुस्लिम लीडर्स साथ में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही स्टार्ट करना क्यों चाह रहे थे? वाई नॉन कोऑपरेशन?
तो इसका आंसर गांधी जी ने 1909 में अपनी बुक हिंद स्वराज में पहले ही दे दिया था। उन्होंने अपनी बुक में बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में इसलिए रूल कर पाए क्योंकि इंडियंस ने उनके साथ कोऑपरेट किया था, यानी कि उनका सहयोग किया था। और अगर इंडिया के लोग ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दें तो 1 साल के अंदर ही ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा और भारत के लोगों को स्वराज मिल जाएगा। इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट ना करें। इसलिए गांधी जी मुस्लिम लीडर्स के साथ मिलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे। आया समझ में? आइए अब हम ये जानते हैं कि गांधी जी क्या क्या प्रपोजल्स रखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। तो गांधी जी कहते हैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी टाइटल्स दिए गए हैं सबको सरेंडर करना होगा। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको बायकॉट करना होगा, जैसे कि सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, इन सबको बायकॉट करना होगा। गांधी ये भी कहते हैं कि अगर इतना करने के बाद भी गवर्नमेंट रिप्रेस करती है या कोई एक्शन लेती है तो फिर हम फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेंगे, मतलब फिर हम गवर्नमेंट के साथ ओवे ही नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मूवमेंट को लॉन्च करने की लगभग पूरी तैयारी हो गई थी। लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडर अभी भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए राजी नहीं थे। इसके पीछे 2 रीज़न थे। पहला इसलिए क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज को बायकॉट करना होगा, लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडर नवंबर 1920 में होने वाले काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट करना नहीं चाह रही थी। वो ये सोच रहे थे कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो उनके पास थोड़ी पावर आएगी और वो कुछ मेजर चेंजेस कर पाएंगे। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स का मानना ये भी था कि ये मूवमेंट वायलेंस क्रिएट करेगा। तो ये बातों को लेकर कांग्रेस के अंदर टसल चल रहा था। लेकिन फाइनली दिसंबर 1920 में कांग्रेस का एक सेशन होता है नागपुर में, जहां कांग्रेस मान जाती है इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। तो कांग्रेस के एक्सेप्ट करने के बाद सभी लोग अब पूरी तरीके से तैयार थे इस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। एंड फाइनली जनवरी 1921 में इस नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को शुरू कर दिया जाता है। सेकेंड टॉपिक है हमारा डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। इस टॉपिक में अब हम ये देखते हैं कि ये मूवमेंट अलग अलग जगहों पर किस तरीके से चल रहा था। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शहरों में ये मूवमेंट किस तरीके से चल रहा था। द मूवमेंट इन दी टाउन्स। तो टाउन्स के अंदर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था मिडिल क्लास लोगों ने। तो इस मूवमेंट के चलते टाउन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़ दिया। टीचर्स एंड हेडमास्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस देना बंद कर दिया। काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट कर दिया। लिकर शॉप्स को पिक कर दिया। इसके अलावा लोगों ने फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दिया, मतलब विदेशों से जो सामान आता था इंडिया में उसे बायकॉट कर दिया। साथ में जो फॉरेन क्लॉथ्स आते थे, मतलब जो विदेशों से जो कपड़े आते थे, उन्हें भी जला दिया गया। अब इसका रिजल्ट क्या आता है? पहला, फॉरेन क्लॉथ्स का इंपोर्ट आधा हो जाता है 1921 एंड 1922 में, क्योंकि लोग अब फॉरेन